कल क्या करा था हमने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे कल के लेक्चर में। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही थी कि अगर एसिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ की हमने बात की थी, और एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर प्लस आई ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी, और अगर माइनस आई ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर माइनस आई ग्रुप लेते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये मोटी मोटी बातें तो सबको समझ आती है। हाँ, अब देखो जैसे एक टॉपिक आता है अपना केमिकल बॉन्डिंग में परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होता है वो बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है। तो एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उस सिस्टम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होती है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। उस सिस्टम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है HC ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, और यहां पे ले लीजिए आप COH ग्रुप, ठीक। इससे जब आप H+ हटाओगे, ये वाला सिस्टम अगर आप देखते हो तो यहाँ पे CO- आ सकता है, ठीक है। और अगर इसके कंपैरिजन में हम लोग लेते हैं, हमने ले लिया बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पे लगा दिया COH, यानी कि हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये पड़ता है अपना बेंजीन रिंग और ये आ गया CO-। अगर H+ हटा के देखते हैं हम एनायन को, तो अगर दोनों एनायन को देखो आप, तो एसिडिक ग्रुप ये वाला था तो ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप ये है तो ये अल्फा कार्बन है। इस कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन है और इस पे कैसा डबल बॉन्ड है तो sp2 है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे है sp2। तो अगर हम लोग देखें तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा sp में होता है, फिर उसके बाद sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। ये होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक। वो स्पीसीज जो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा। बात कुछ समझ आ रही है? अगर ध्यान से देखिए इस सिस्टम को पहले और दूसरे को, तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम में ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी इन कंपैरिजन टू ये वाले कार्बन के कंपैरिजन में। ये sp है और ये क्या है sp2 है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हाई है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तेजी से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम पुल करेगा ये। तो वो सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डीलोकलाइज ज्यादा कराएगा। डीलोकलाइज का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज फैलेगा इधर से इधर, खींचेगा चार्ज को इधर से। माइनस चार्ज को अगर कोई स्पीसीज खींच रही है इसका मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज कम होगा, और जब भी किसी सिस्टम में माइनस चार्ज कम होगा या प्लस चार्ज कम होता है तो वो सिस्टम क्या बनता है, स्टेबल बनता है। यानी कि न्यूट्रल जो सिस्टम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और चार्ज सिस्टम कम स्टेबल होता है। उसमें भी अगर कोई केस ऐसा दिखाई दे जिसमें कि चार्ज हटाया जा रहा है उस सिस्टम से, इस ऑक्सीजन से चार्ज हटाया जा रहा है, यहाँ पे ये कार्बन खींच रहा है ट्रिपल बॉन्ड वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाले की पावर ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज ज्यादा अच्छे से कराएगा इन कंपैरिजन टू sp2। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू, ठीक। तो अगर ये दोनों एसिड को कंपेयर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो,
तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बात? कोई समस्या हो तो बोलो। ठीक, इसके बाद ये नोट हो गया ये केस। अगर इसी तरीके से हम लोग 4 केस ले लें, पहला हमने ले लिया ये वाला, दूसरा हमने ये बेंजोइक एसिड वाला ले लिया, तीसरा हमने ले लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, और चौथा हमने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो जो अल्फा कार्बन है अगर इसको देखो तो यहाँ पे sp था, यहाँ पे अल्फा कार्बन कैसा था sp2, यहाँ पे अल्फा कार्बन कैसा होगा sp2, यहाँ पे अल्फा कार्बन कैसा होगा sp हाँ भी, एक मिनट, sp3 कौन है? कोई आया तो है नहीं? हाँ, उसका लिंक अलग होगा ना, ग्रुप पे डालू, ग्रुप पे डाला हुआ है। बच्चे मन के सच्चे, अच्छा नीचे ज्यादा क्लियरिटी से लिखा, बच्चे मन के सच्चे। तो sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, sp2 है, sp2 है, तो sp2 में कैसे कंपेयर करें, ये बात है यहाँ पे। sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम होगा, है ना, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, यहाँ पे होता है आपका कितना 50% ना, sp में तो 50% आ जाता है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, कितना 33.33% आता है, और ये वाले में आता है कितना आता है 25%, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, लेकिन बीच के दोनों जो है इनको कैसे कंपेयर करें, अगर बीच वाले दोनों को कंपेयर करना है तो देखते हैं, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा, आप इस केस में क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा, तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा ना। अगर इस सिस्टम को देखो तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, रेजोनेंस, कैसे, ये बन गया लोन पेयर कह सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिग्मा हो गया, यहाँ पे पाई हो गया, फिर पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा, इस तरीके से बनेगा, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ये जो सिंपल वाला डबल बॉन्ड है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, कोई समस्या हो तो बोलें। एसिड वाले चैप्टर से एसिडिक स्ट्रेंथ और एमीन वाले चैप्टर से बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, वैसे भी इजी क्वेश्चन देने का मन हुआ तो दे देता है टीचर।
ठीक है। ये रहा बेंजोइक एसिड और ये है आपका CH2 ऊपर लगा दीजिए, ये ऐसे। तो इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ इसके साथ, ये एक्सेप्शन है ना, यहाँ पे CH2 आ गया है, फिर भी क्या है, CH2 रेजोनेंस के ऑर्डर को क्या कर सकता है, ब्रेक कर देगा, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एस्टिक एसिड में अगर देखें तो फॉर्मिक एसिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर बेंजोइक एसिड की आती है, और फिर इसके बाद आता है एसिटिक एसिड। अगर कहीं पे एसिड बनाते हो पर ऑक्सी, तो याद रखेंगे किसी एसिड में अगर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करके परऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हो तो परऑक्सी एसिड जो होता है वो कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एसिड। जैसे मान लो हमने बोला एसिटिक एसिड और इसका हमने बना दिया परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी में 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे ना, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। परऑक्सी एसिटिक एसिड, तो हमेशा परऑक्सी एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, उल्टा लिख दिया ना मैंने। परऑक्सी की जो स्ट्रेंथ होगी वो नॉर्मल एसिड से क्या होगी, कम। जैसे पर बेंजोइक एसिड ले लीजिए और बेंजोइक एसिड ले लीजिए, तो स्ट्रेंथ किसकी कम होगी, परऑक्सी। पर इसको पोलैरिटी भी है और दूसरी चीज एक और ओ इंट्रोड्यूस होने से वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है ना, ओ ओ आने से रेजोनेंस वाली सिचुएशन खत्म हो गई। परऑक्सी में ये आ गया ना, ये था ना, अगर इसको हटाते हो तो ये बनता है तुम्हारा, अब कहां बन रही है सिचुएशन, ये लोन पेयर, लोन पेयर के बाद सिग्मा सिग्मा आ गया ना, 2 सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें नो रेजो, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, क्लियर है पॉइंट, ऑनलाइन। यस, अगले एग्जाम्पल को चलो। क्या हुआ बच्चों, कभी पूछा तो नहीं है ये, बताएं। ओ भाई, अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखी गई हैं, जिसमें हम लोग, एक आपको ऑर्थो इफेक्ट सिखाया था क्या, ऑर्थो इफेक्ट सिखाया था कहीं,
ऑर्थो इफेक्ट सिखाया था कि ऑर्थो पोजीशन वाला ज्यादा आपका वो होगा। एसिड में नहीं सिखाया था। यहाँ पे देखो क्या है, क्या चीज याद रखनी है अपने को। ऑर्थो वाला जो एसिड होगा ना वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। ऑर्थो पे कम हो रहा था। यहाँ पे जो ऑर्थो इफेक्ट है वो ये कहता है कि ऑर्थो पोजीशन वाला जो एसिड होगा ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें ऑर्थोटोलुइक एसिड, बेंजोइक एसिड, मेटाटोलुइक एसिड, पैराटोलुइक एसिड। ऑर्थोटोलुइक एसिड, फिर आ रहा है बेंजोइक एसिड, फिर आ रहा है आपका मेटाटोलुइक एसिड, और फिर आ रहा है पैराटोलुइक एसिड। टोलुइक समझ रहे हैं कौन सा? टोलुइन, टोलुइन के साथ COH लगा दीजिए ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, है ना। तो उसको बता देंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? टोलुइक एसिड। कैसे? ये COH है, ये ऑर्थोटोलुइक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड आपका ये हो गया। मेटाटोलुइक एसिड क्या बन जाएगा? टोलुइन की मेटा पोजीशन पे COH, और पैराटोलुइक एसिड टोलुइन की पैरा पोजीशन पे। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में? ऑर्थो। उसके बाद नॉर्मल आ गया, फिर मेटा आ गया, फिर पैरा और मेटा में ये चेंज, ये डिफरेंस क्यों आया? CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप है तो यहाँ पे दूर है, तो यहाँ पे CH3 का इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कराना। तो ये दूर हो गया तो कम, ज्यादा कम करा देगा या कम कम कराएगा? हाँ? कम तो कराएगा, ये तो पता है, पर ज्यादा कम कराएगा या कम कम कराएगा? है ना। तो अगर कम कम कराएगा तो यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्यों आया? या आना तो चाहिए था यहाँ पे ना। बोलो बोलो। कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है ये ऑर्डर क्यों आया मेटा और पैरा में डिफरेंस? ऑर्थो को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑर्थो इफेक्ट से, मेटा और पैरा में क्यों ये आया ऑर्डर? कोई बताना चाहता है? सोचिए, इसमें और इसमें ये ऑर्डर क्यों आया? हम आई इफेक्ट डिस्टेंस से, हाँ आई इफेक्ट तो डिस्टेंस से। देखो ध्यान से, प्यार से देखिए जरा सा आराम से। एक ये अपना है ना, यही लिया हमने, एक लिया हमने पैरा, है ना। अब देखो ध्यान से, जो मेटा पोजीशन होती है उस पे
एम इफेक्ट नहीं काम करता है। कौन सा इफेक्ट काम करेगा? केवल माइनस आई प्लस आई इफेक्ट ही काम कर सकता है, ठीक। लेकिन जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है इस पे कौन सा काम करता है? प्लस आई तो करेगा ही करेगा, और कौन सा इफेक्ट काम करेगा? प्लस एम इफेक्ट भी काम करेगा। क्या कहते हो? प्लस आई और प्लस एम से क्या होता है आपका? एस्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ पे केवल प्लस आई ही लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस एम भी लग रहा है। एम जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एम इफेक्ट जहां पे लग गया वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा डाउन हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए पैरा वाले की सबसे कम आई है, और यहाँ पे जो डिक्रीमेंट होगा वो क्या होगा? डिक्रीमेंट इन एसिडिक स्ट्रेंथ इज हाई। बात सबके दिमाग में आती है? भेजे में बोलने जा रही थी। बात सबको समझ आ गई? तौशिक, नव्या, गार्गी, पीयू, और भी बच्चे लोग। तो क्या क्या देखना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ आती है तो रेजोनेंस पे ध्यान देंगे। बेसिक स्ट्रेंथ आएगी तो लोन पेयर कैसे भाग रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लोन पेयर अगर एक जगह रुका हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नाइट्रोजन पे अगर रुक गया। और लोन पेयर अगर इधर उधर भाग रहा है रेजोनेंस के थ्रू तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन माइनस आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं वो कैसे देखते हैं? प्लस आई ग्रुप अटैच है, माइनस आई ग्रुप अटैच है, और किस पोजीशन पे अटैच है इसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, बोलिए भाई। अब देखिए, सैलिसिलिक एसिड ले लीजिए। सैलिसिलिक एसिड OH और COH एक ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा इस ग्रुप में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है मेटा। कौन सी पोजीशन आती है यहाँ पे? मेटा वाला, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर आता है आपका सिंपल बेंजोइक एसिड, यहाँ पे मेटा आगे आ गया। और फिर कौन सा आ जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक। क्या सोचते हो आप, क्या रीजन हुआ मेटा के आगे आने का? नई नई बातें सिखा रहे हो मुझे। OH मेटा डायरेक्टिंग कब से हो गया? COH मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये बात कहते तो समझ भी आती। OH तो ऑर्थो पैरा होता है। इसका रीजन क्या है? मेटा वाला पहले क्यों आ गया पैरा से? और एक तो इसमें जो माइनस आई से बोल रहे। हाँ, तो माइनस आई इफेक्ट से पास में आ रहा है इसलिए। अच्छा, और एम इफेक्ट से? लेकिन पैरा में तो उससे पहले आना चाहिए। हाँ, और हम इसमें एम इफेक्ट तो होगा नहीं पैरा वाले में, तो हम इसीलिए भी आगे आ जाएगा कि एम से तो क्या है, ये लोन पेयर है ना, तो कौन सा इफेक्ट देगा? प्लस एम देगा ना। और यहाँ पे कौन सा होगा? तो प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं?
एसडी की स्ट्रेंथ को कम कर देंगे ना। Yes. सोच पा रहे हैं आप लोग? और वो भी एम इफेक्ट से अच्छी खासी कम करेगा। ऑर्थो को तो आगे ही लेना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो अब कर लेंगे। अब कर लेंगे क्या? प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर गया ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ये, तो यहां से खींच नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन पुल किए जाने चाहिए। इस CO माइनस की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे जाने चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा ही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है। क्लोरो लगा दीजिए, ऑर्थो पे क्लोरो लगा दीजिए, मेटा पे लगा दीजिए, पैरा पे लगा दीजिए। ऑर्थो का सबसे ज्यादा है वो तो सबको ही मालूम है, फिर मेटा है, फिर पैरा है। अब इसका रीजन सबको समझ आ रहा है? Yes. क्या रीजन? माइनस साइड होता है वो प्लस एन के ऊपर डोमिनेट करता है हैलोजन। हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट ही सोचेंगे, एम इफेक्ट के बारे में सोचना नहीं है। आप बताइए। Yes. हम तो इसीलिए उसका डिस्टेंस लेकर बोल देंगे। ऑर्थो सबसे ज्यादा, तो माइनस वाले जो ग्रुप होते हैं वो तो इंक्रीज कराते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो पैरा वाला का तो ज्यादा होना चाहिए था। क्या कहते हो मेटा से? अच्छा सॉरी माइनस एम तो सोच ही नहीं रहे ना, माइनस आई सोच रहे हैं ना। तो माइनस आई ही अगर केवल सोच रहा है तो माइनस आई तो डिस्टेंस डायरेक्ट वो के हिसाब से चलता है। डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो माइनस एम, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो गया तो एस्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है। हाँ तो इसीलिए तो इंडक्टिव इफेक्ट ही देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कम, उल्टा चलता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। और जो सिंपल वाला बेंजोइक एसिड है उसमें इसलिए क्योंकि माइनस आई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। कर लेंगे अब 8:30 तक। 8:15 तक क्यों चलेगी? इतना लेट तो इतना लेट शुरू हुई है, शैतानी नहीं करेंगे। चलो एक्सेप्शन वाला नोट कर लीजिए। ये सब केस तो आपको ऐसे थे जो आपको समझ आ रहे थे। आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहे हैं बच्चों? आ रहे हैं? चलो अगला एक्सेप्शन वाला नोट करो। बेंजोइक एसिड मेटा ऑर्थो पैरा, ये रहा बेंजोइक एसिड। इसके बाद है मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद है ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, फिर उसके बाद है लास्ट में सबसे पैरा। क्या सोचते हो क्या रीजन रहा होगा?
ये एक्सेप्शन क्यों लिखा गया पता है? क्योंकि ऑर्थो जो है ना, ऑर्थो वाला देखो इधर जा रहा है, 3rd नंबर पे जा रहा है, इसलिए एक्सेप्शन लिखा गया। हाँ आप बोलो मेधांश, क्या आ गया? हाँ तो उससे क्या होगा? हम शायद इस वाले में ऑर्थो वाला तो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि हम उसमें इस बगल में बेस आ गया तो कैंसिल कम हो जाएगी। और को देने के लिए ये देखो ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो बोर्ड पे, विहान बोर्ड पे देखिए, पिटाई लगेगी अब। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी बताइए? ये देखिए OH है और ये NH है ना, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन फंसेगा। अब एसिड होने के लिए H+ निकलना चाहिए ना, H+ को तो ट्रैप कर दिया गया बगल से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से H+ क्या हो गया, H क्या हो गया, ट्रैप हो गया। अब एसिड का H ट्रैप कर दे रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो निकलने में तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि मेटा से कम आ जाता है लेकिन पैरा से अभी भी ज्यादा ही रहता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा कम हुआ है लेकिन उतना कम नहीं हुआ कि पैरा से कम हो जाए, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। तो अगर एमिनो लगा रहे हो तो क्या ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको? बेंजोइक एसिड के ऊपर एमिनो लगाया तो क्या ऑर्डर दिखा आपको? मेटा, फिर ऑर्थो, फिर ये सिंपल बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड MOP। हाँ किसके केस में है? जब NH2 लगा, बेंजोइक एसिड के ऊपर जब NH2 लगा दिया तो सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड का। और दूसरी बात वो जो आप लोग वो कह रहे थे वो वाली बात भी है कि इसमें क्या आ गया, क्या आ गया बताओ? बेसिक कैरेक्टर भी तो आ गया। ठीक है, ओके। ये वाला जो केस है इसमें एक चीज और आएगी, देखो ध्यान से। एमिनो एसिड अभी बायोमोलिक्यूल जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये क्या करता है, ये जो गरीब आदमी है ना इसको निकाल लेता है यहाँ से, गरीब आदमी को क्या करता है, निकाल लेता है। निकालेगा कैसे देखिए, यहाँ पे CO- बन जाएगा है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो लोन पेयर है वो यूज हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के जब भी 4 बॉन्ड दिखाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? क्योंकि 3 ही बॉन्ड अलाउड, अगर इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, जोड़ लिया उससे, तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसी स्पीसीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिसमें बाईपोलर आयन बन जाए, क्या बन जाए? ऐसा बाईपोलर आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बन गए ना आसपास। एसिड पे माइनस आ गया एसिड वाले पार्ट पे, और ये बेस वाले पार्ट पे क्या आ गया? प्लस आ गया। तो बाईपोलर आयन ऐसा जब बन जाता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं ज्विटर आयन। क्या नाम देते हैं? ज्विटर आयन। और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस में रहते हैं, मतलब H+ को निकलने नहीं देगा, H+ यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यही चलता रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन। ये अमीनो एसिड में भी बनेगा। अमीनो एसिड भी जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? एमिनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो प्रोटीन में आपका बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड।
तो वहां पे भी बनते हैं ज्विटर आयन। तो इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, इसके H की स्टेबिलिटी क्यों है, रेजोनेंस की वजह से भी है, और H की स्टेबिलिटी ये जो अपना ये प्रोसेस हो रहा है रेजोनेंस ही है। ज्विटर आयन फॉर्मेशन हो गया ना, H+ निकल के जा ही नहीं पा रहा है। अच्छे एसिड के लिए क्या होना चाहिए, H+ निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ये तो यहीं पे लगे हुए हैं अपना O और N के बीच में। वो मेरा नेटवर्क चला गया था, वो एक मिनट तुम्हारे काम ज्विटर आयन की वजह से, यहाँ ज्विटर आयन जो फॉर्मेशन हो रहा है इसकी वजह से जो H है वो कभी O- के पास, कभी NH2 के पास रहेगा, मॉलिक्यूल से बाहर जल्दी से निकल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई, ऑर्थो की। वैसे सारे एसिड्स में ऑर्थो की ज्यादा थी, लेकिन जब एमिनो ग्रुप लगाया तो क्या हो गया। और दूसरा वो फैक्टर भी आप कह सकते हो जो आप लोग कह रहे थे कि NH2 का नेचर कैसा है, बेसिक है। अब मॉलिक्यूल में बेसिक ग्रुप भी आ गया, एसिडिक ग्रुप भी था, तो ओवरऑल में एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम ही होगी ना। एसिड में बेस मिला दो। क्या होता है, ज्विटर आयन कोई भी ऐसा बाइपोलर आयन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, स्पेशली जहां पे एसिडिक ग्रुप हो और एमिनो ग्रुप हो, तो ऐसे आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, अमीनो एसिड में पढ़ेंगे, प्रोटीन में पढ़ेंगे। अब रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन बहुत इजी इजी है। शायद अगर बचेगा तो एक और बचेगा, एक और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी तो कराएंगे ऐसे तो। हैं? बायोमोलिक्यूल में टाइम लगता है, उसमें ही टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा टाइम लग जाता है एक्सप्लेनेशन। केमिकल रिएक्शन देखिए इसकी किस किस वजह से होगी। जो COH बॉन्ड है ना, इसके इस बॉन्ड के टूटने की वजह से भी होती है कुछ केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन ये वाला जो बॉन्ड है इसके टूटने की वजह से होती है ना। कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी आपकी RCOOH की बात करो तो इस बॉन्ड के टूटने की वजह से, और कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी ड्यू टू R, जो R इसमें अटैच होगा उसकी वजह से भी होगा। तो COH का जो H हटेगा, वो जो रिएक्शंस होंगी वो शो करेंगी एसिडिक नेचर को, क्योंकि हाइड्रोजन ये जो है वो कैसा है, एसिडिक है। ये जो रिएक्शंस होंगी जिसमें ये हाइड्रोजन हटेगा और कोई और चीज यहाँ पे आएगी, ये वाली फर्स्ट कैटेगरी, ये किसको शो करेगा, एसिडिक नेचर को। अगर ये हाइड्रोजन हटता है तो एसिडिक नेचर को डिनोट करने वाली रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि किसी बेस से रिएक्शन करा दो। किससे रिएक्शन करा दें, बेस से, NaOH से करा दो, KOH से करा दो, बेसिक जो एलिमेंट है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाँ एक्टिव मेटल से, Na2CO3 से करा दो, NaSCO3 से करा दो, अमोनिया से करा दो। तो इन सब से क्या होता है, आपका एसिडिक कैरेक्टर प्रूव होगा। कौन कौन से रिएक्शन है, फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट में करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने RCOOH की रिएक्शन करा दी सोडियम से, तो होता क्या है, RCOONA बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज। अगर आपने करा दी रिएक्शन RCOH की NaOH से, बेस है ये भी, ठीक है। तो NaOH के केस में आप क्या सोचते हो क्या बनना चाहिए, RCOONA बन जाएगा और वाटर बन जाएगा।
ये सब एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन आप करा दो, लैब में यही रिएक्शन करते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं इसको एसिड का। NaHCO3 डाल दो इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो CO2 निकलती है। इस रिएक्शन की पहचान क्या है? कोई भी एसिड लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट कोई भी डाल दो तो CO2 गैस इवॉल्व होगी। CO2 का इफरवेसेंस आपको सुनाई देगा। NaCO3 भी ले सकते हो, और लैब में सोडियम कार्बोनेट भी इजीली अवेलेबल होता है, ये भी ले सकते हो। दोनों के केस में कौन सी गैस इवॉल्व होगी? एसिड अगर कंपाउंड है तो CO2 का निकलना निश्चित है। RCOONA बनेगा, पानी बनेगा, और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? कौन निकलेगी? CO2। CO2 की खरखराहट आपने सुनी है कि नहीं कभी? लैब में किया है एक्सपेरिमेंट वगैरह? ओए यहाँ पे हमने क्या लिखा था? कहाँ गई स्लाइड? चलिए, RCOONA बनेगा। क्या यूट्यूब पे है? लैब में नहीं किया? हाँ, उसमें डाल दो सोडियम, हाइड्रोजन निकल आएगी। लैब में जाओ तो करो, तुम लोग लैब में गए नहीं अभी तक? अच्छा, ओके। एक लास्ट एसिडिक नेचर के लिए, अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया भी बेसिक होता है ना, तो सॉल्ट बना लेगा RCOONH4, NH4 प्लस CO माइनस, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्वाटरनरी नहीं, अमोनियम। ये सब 4-5 रिएक्शन क्या शो कर रहे हैं? बेसिक नेचर। ये किसकी रिएक्शन है? H प्लस की। H प्लस हटा दिया। कोई समस्या? पानी होगा बाहर? थोड़ा सा ले आइए, थोड़ा सा पानी ले आइए। फर्स्ट कैटेगरी हो गई, सारे रिएक्शन कर चुके हैं आप। बिनबॉन सिमोनिनी कराई है, हंस्टीकर कराई हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन भी कराया हुआ है, RMGX भी कराया है, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस भी कराया है। अच्छा, इसके ज्यादा रिएक्शंस इसमें सारे हो चुके हैं। खटाखट रिवीजन मार देते हैं। तेजी से रिवीजन मार देते हैं। रिएक्शंस कर चुके हैं, कुछ रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में आए हैं, कुछ कहीं आए, कुछ कहीं आए। ये तो पहली कैटेगरी थी जिसमें ये H हटा। अब दूसरी कैटेगरी का रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें ये OH की रिएक्शन हुई। सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन कर लीजिए। इस ग्रुप की रिएक्शन कर RCOOH। चलो भाई जल्दी से करते हैं। चलो, पहला रिएक्शन है, देखो, एल्कोहल के साथ करा दीजिए एसिड की प्रेजेंस में। रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन कर चुके हैं। किस चैप्टर में? अल्कोहल, है ना।
तो ये RCOO R डैश बन जाएगा एस्टर। कोई समस्या? दूसरा रिएक्शन PCl5 से, PCl5 से जो OH का रिएक्शन अल्कोहल का होता था वही सेम रिएक्शन होगा यहाँ पे। RCOCl बन जाएगा, POCl3 बनेगा, HCl बनेगा। ये अल्कोहल में ये रिएक्शन था, OH ग्रुप का रिएक्शन है ये। SOCl2 से कर चुके हैं रिएक्शन अल्कोहल में, RCOCl SO2 HCl। कोई समस्या? अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, अभी किया था हमने, RCOONH4 बन गया था अमोनियम सॉल्ट। अगर इसको हीट कर देते हैं तो पानी निकल जाता है, एमाइड बन जाता है, RCONH2 बन जाता है, वाटर निकल जाएगा इसमें। कोई समस्या? कितने रिएक्शन हो गए? 3, 1 2 3 4 हो गए। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन कर लेते हैं, एनहाइड्राइड बनाते हैं। एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, RCOOH, RCOOH 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P2O5 के प्रेजेंस में हीट कर दीजिए। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H2SO4 P2O5 ये सब कैसे एजेंट होते हैं? डिहाइड्रेटिंग, मतलब पानी निकालेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा, RCOOCOR एसिड का एनहाइड्राइड बन जाएगा। कर चुके हैं ये रिएक्शंस, एनहाइड्राइड बनाना सिखा चुके हैं। आज बस हम लोगों ने रिएजेंट देखा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं? P2O5। कोई समस्या हो तो बोलिए। नहीं है? चलिए, बोर्ड पे देखिए, बच्चा पार्टी। H2SO4 लगा दिया। कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं? अल्कोहल भी दिख रहा है और एसिड भी दिख रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, इंट्रामोलिकुलर एस्टर बनेगा। लेकिन एक ही कंपाउंड में क्या है? एक ही कंपाउंड में क्या है? OH भी है और उसी कंपाउंड COH भी है और उसी कंपाउंड में क्या है? OH भी है। तो क्या होगा? एस्टरिफिकेशन, एस्टर तो बनेगा, लेकिन कैसा एस्टर बनेगा? दोनों जुड़ते हैं ना आपस में, साइक्लिक बन जाएगा। तो एसिड से OH जाता है, यहां से क्या जाता है? H, -H2O कर दें और बाकी को जोड़ दें, क्या कहते हैं? कितने कार्बन की रिंग बनेगी? 1 2 3 4। कार्बन तो कम हो नहीं रहे, तो 4 कार्बन की रिंग बना दें। और एक ऑक्सीजन ये वाला आ जाएगा बीच में, यानी 5 मेंबर्ड रिंग कह सकते हो। ये बात सबको समझ आ रही है? ये OH हटेगा, ये H हटेगा, ये वाले O से कौन सा O जुड़ेगा?
ये वाला जुड़ेगा। तो ऐसे कह सकते हो आप, यहाँ का जो O है ये CH2 है, ये CH2 है, ये CO है ना, ये इनके बीच में कनेक्शन बनेगा ऐसे, ये बॉन्ड नहीं है, ये समझाने के लिए बना। यहां से OH, यहां से H, एल्कोहल से H जाता है, एसिड से एस्टरिफिकेशन में ध्यान रखना है पर्टिकुलरली। एल्कोहल से मैं OH निकालेंगे और एल्कोहल से H और एसिड से OH निकालेंगे और बाकी को जोड़ देंगे। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ऐसे ही आपको बताया। तो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या, एक CH2 और है, छूट गया था तो बना दे। कोई दिक्कत? सही है। कार्बन 4 है, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन आ गया, ये जो जुड़ रहा है, ये दोनों अगल बगल हो गए CO और O। कोई समस्या? इसका नाम होता है 4-ब्यूटेनोलाइड और गामा लैक्टोन भी नाम दिया है इसका। गामा लैक्टोन भी नाम है और क्या नाम है दूसरा? 4-ब्यूटेनोलाइड। पांच कार्बन का लोगे तो भी बना लोगे, 5 का भी बना लोगे। 5 को बोलते हैं डेल्टा लैक्टोन, 5 वाले से जो बनेगा उसको डेल्टा लैक्टोन बोलते हैं। 4 वाले से क्या बना? गामा, 5 से क्या बनेगा? डेल्टा। स्पेशल केस करके दिया अपनी बुक में, तो क्या हो सकता है आपका? आ सकता है 1 2 3 4। बना सकते हैं ना? तो कितने की रिंग बना दे? यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बना दे, एक जगह ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं डेल्टा लैक्टोन। ये गामा था, ये क्या हो गया? डेल्टा। कोई समस्या हो तो बोलिए, ना हो तो मत बोलिए। हो गया? चलिए, अगला रिएक्शन है इसमें डी कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोकार्बन में करते हैं हम लोग, सोडियम सॉल्ट अगर ले लेते हैं एसिड का, CaO और NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम की प्रेजेंस में अगर ट्रीट कर दिया, ये दोनों मिला के कहलाता है सोडा लाइम। तो क्या होता है, R वाला जो पार्ट होता है वो बना लेता है एल्केन, RH बन जाएगा, NO2CO3 अलग हो जाएगा। तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है एसिड के सॉल्ट से। रिएक्शन इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम। ठीक है, कर चुके थे हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो हम कुछ
चलो भाई, अगला रिएक्शन है, मेंस में तो नहीं, एडवांस में आ सकता, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक्सेस में ले लीजिए, उससे रिएक्शन कराइए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या दिक्कत है, RMGX ले सकते हैं, grignard रिएजेंट, RLI ले सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन किससे जुड़ा हो, मेटल से। तो इसके एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल लिथियम। इन सबको अगर एक्सेस में लेते हो तो रिएक्शन क्या होगा। कैसे होता है रिएक्शन, देखो जैसे मान लो अपन ने ले लिया RCOH, है ना। तो सबसे पहले मान लो तुमने ले लिया CH3Li। तो सबसे पहले क्या होता है, एक जो OH ग्रुप है उस पे OLI लगता है, और फिर दूसरे वाले पे भी OLI लग जाता है, मतलब लिथियम आ जाएगा यहाँ पे। RCO ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ गया Li। ठीक, और क्या बनेगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बन सकता है, ये H जाएगा तो CH4 बन जाएगा। फिर दूसरी बार अगर आपने बोला है एक्सेस में ले रहे हो ना इनको, तो एक्सेस में ले रहे हो तो फिर से CH3Li रिएक्ट करने आएगा, तो अब की बार जो दूसरा ऑक्सीजन है उस पे आ जाएगा। अब अगर इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस, क्या कराते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे जहां पे OLI आया है ना, वहां पे आ जाता है आपका इस जगह पे आ जाएगा आपका OH, यहाँ पे एक H भी है, यहाँ पे आ जाता है OH। हाँ बादल बोलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, यही H जब हमने ऐड किया ना तो हमें बात समझ में आई कि यहाँ पे H वाला, तो RMGX में हम लोग क्या स्टेप रखते थे, R तो आके जुड़ता था ना इस पे, RMGX की तरह ही है ये, R तो आके इस पे जुड़ेगा, R क्या होगा इस पे आकर के जुड़ेगा। तो पहले वाले पे तो नहीं जुड़ता है OLI, क्योंकि यहाँ पे H हटता है केवल और लिथियम आ जाता है। दूसरे वाले पे R क्या होगा आकर के जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ेगा। अभी बात क्लियर है। अब यहाँ पे किस तरीके का अल्कोहल दिखाई दे रहा है आपको, कैसा अल्कोहल दिख रहा है, कौन बोल रहा है 3D, 2 डिग्री दिख रहा है ना, और डाईऑल भी है तो अनस्टेबल भी होगा, पानी निकल जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। कोई समस्या प्यारे बच्चों, यही स्टेप एकदम अगर हम RMGX ले लेते तो भी हो जाता। वहां पे क्या जोड़ते, OMGX जोड़ते, यहाँ पे OLI की जगह OMGX, फिर यहाँ पे OMGX, फिर उसके बाद यहाँ पे CH3 आएगा, फिर यही प्रोडक्ट बनते हैं सेम टू सेम। क्या हुआ,
कोई समस्या है बच्चों? नहीं है? रिएक्शन सब हो चुके हैं। अगला रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। कैसा मेथड होता है? इलेक्ट्रोलिसिस है लेकिन बीच में फ्री रेडिकल बनते हैं, है ना। जैसे मान लो तुमने लिया CH3COO पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, तो क्या होगा? CH3COO माइनस बनेगा, K प्लस बनेगा। फिर ये जो CH3COO माइनस है ये क्या बनता है? CH3COO फ्री रेडिकल। ये जो K प्लस होता है ये बना लेता है KOH। और ये जो CH3COO माइनस होता है ये क्या बनाता है? फिर ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये पहले टूटेगा, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल में CO2 बन जाएगी। और फिर ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल है, ये मिलकर के क्या बना लेंगे? इथेन। हाइड्रोजन भी बनती है, CO2 भी बनती है मेथड में। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये क्योंकि माइनस चार्ज वाले से आ रहा है तो ये जो एल्केन बनेगा ये बनेगा एनोड पे। कहाँ पे बनेगा? एनोड पे। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो कैसे बनती है? H+। हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो H+ के थ्रू बनती है, तो ये कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे। तो कभी कभी पूछते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हाइड्रोजन किस पे बनती है और एल्केन किस पे बनता है? एल्केन किस पार्ट से बना है? माइनस वाले पार्ट से बना है। माइनस हमेशा किस पे जाता है? एनोड पे। और हाइड्रोजन H+ से बनेगी तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगी? कैथोड। ठीक है। अब आज की क्लास आपकी ऑफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड करके फिर बेंजोइक एसिड में भी काफी सारी चीजें हो चुकी हैं, फिर खत्म करेंगे आपका चैप्टर। कल है ना आपकी क्लास? चलिए आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बच्चों।